वेलकम बैक नाजरीन। दूसरी जानिब आम इंतखाबात का मामला है। 2024 के सिक्योरिटी इंतजामात की निगरानी के लिए कमेटी कायम कर दी गई है और इस वजह से भी क्योंकि अब जो हालात इस सिक्योरिटी के बने हुए हैं उसके बाद जो है ये जो इलेक्शन है, जनरल इलेक्शंस, उनकी सिक्योरिटी पर भी बहुत सारे सवाल उठ गए हैं कि कैसे आखिरकार सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाएगा आम इंतखाबात में, और किस तरह से जो है आम इंतखाबात की सिक्योरिटी को जो है उसकी मजबूती और उसकी जो सारा मामला है उसको कैसे यकीनी बनाया जाएगा, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी जानिब जहां एक तरफ ये मामला है, वहीं पे नवाज शरीफ साहब कहते हैं मेरा मिशन मुल्क को अपने कदमों पर खड़ा करना है। 2017 में मुझे ना निकाला जाता तो आज मुल्क में खुशहाली होती, महंगाई ना होती। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हम वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे, और अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ा धमाका उन्होंने किया है जिसमें वो कहते हैं कि वर्किंग पूरी कर ली है, आज़ाद अरकान के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे। जरदारी साहब आपको इलेक्शन के बाद आपको मजीद सरगर्म नजर आएंगे। आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान में पूरे सबसे ज़्यादा किस पार्टी के लड़ रहे हैं ये हर बंदा जानता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। दूसरी जानब चेयरमैन इमरान खान कह चुके हैं पीपल्स पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा, 3 रोज कबल की ये खबर थी। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? साथ ही चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं NA 127 में बिलावल को सपोर्ट कर रहा हूँ, और आसिफ जरदारी कहते हैं बिलावल को NA 127 से पहले MNA बनाएंगे और फिर वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। ये वो बात है जो मैं अपने प्रोग्राम में 2 हफ्ते कबल ही बता चुकी हूँ कि NA 127 से ही बिलावल साहब जीतेंगे, जो कि इस वक्त सिचुएशन लग रही है, जो आसिफ जरदारी साहब की जो पूरी प्लानिंग है। और वो बात आज उन्होंने अपनी बता भी दी है मंजर आम पे, जो हमें ज़राए से पता चल रही थी कि जी वहाँ से उनको जितवाने का है, मैंने बनवाने का प्लान है, और फिर वहीं से वज़ीर-ए-आज़म बनाने का प्लान है, ताकि ये नज़र आए कि देखिए मुल्क के अंदर इस वक्त पीपल्स पार्टी की ज़्यादा तादाद है। साथ जो लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध तक महदूद रह गई है। साथ ही जी मरीम नवाज कहती हैं 28 मई वाले पाकिस्तान को संवारने, 9 मई वाले उजाड़ने वाले हैं। और आज की एक अहम खबर ये भी है कि खैबर पख्तूनख्वा और PPANP, नून लीग और JUI में सीट एडजस्टमेंट अभी तक नहीं हो सकी। JUI सीट एडजस्टमेंट में पंजाब में ज़्यादा सीटें मांग रही थी। सूबाई तर्जुमान मुस्लिम लीग नून ने इस बात को वाज़े कर दिया है। तो जी इस सारी चीज़ों पे बात करेंगे। पहले सेगमेंट में हमने ईरान के ऊपर ईरान और पाकिस्तान के हवाले से बात की, जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट भी कर रहे हैं। आज ISPI की प्रेस रिलीज के हवाले से भी आपसे बात की, और अब हम बात करेंगे अपने सियासी मामले पे। अपने मेहमानों के साथ मेरे साथ मौजूद हैं बजाज खान नियाजी साहब हैं तहरीक इंसाफ से, सेनेटर बहरमन तंगी साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सरदार अब्दुल रहमान खीतरान साहब हैं मुस्लिम लीग नून से। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। मैं सबसे पहले बजाज खान नियाजी साहब आपकी तरफ आऊँगी। आज बिलावल साहब ने अब से कुछ देर पहले एक जलसे में एक बहुत बड़ा ऐलान किया है जिसमें वो कहते हैं कि जी इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद जो है वो वर्किंग पूरी कर ली गई है, आज़ाद अरकान के साथ मिलकर हुकूमत बना ली जाएगी वफाकी। ही इज़ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, इवन मोर देन कॉन्फिडेंट। और वो ये भी कह रहे हैं कि जरदारी साहब आपको मज़ीद इलेक्शन के बाद सरगर्म नज़र आएंगे। इमरान खान साहब भी बात कर चुके हैं कि नहीं जी पीपल्स पार्टी से तो हम कोई जो है वो वर्किंग रिलेशन या उनके साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे, लेकिन जो अगर सूरत हाल ऐसी बनती है आगे होके कि जी आप लोगों के साथ और आप लोगों को बैठना पड़े तो क्या फैसला लिया जाएगा? जी बजाज खान नियाजी साहब। नहीं, सवाल आप क्या कह रही है? मुझे सवाल की समझ नहीं आई। एक तो आप कह रही बिलावर साहब कह रहे हैं कि हम आजाद कैंडिडेट लेंगे। जी आज़ाद हेलो। कैंडिडेट्स के साथ मिलकर जो है वो बनाएंगे हुकूमत इलेक्शन के बाद, मतलब इलेक्शन के जो रिजल्ट आएंगे उसमें वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स जी पार्टी जी। आज़ाद कैंडिडेट्स के साथ मिलकर जो जीतेंगी, ऑफ कोर्स जो लोग जीतेंगे उनके साथ बनाएगी। तो आज़ाद कैंडिडेट तो आधे से ज़्यादा आपकी पार्टी के खड़े हो रहे हैं। तो सवाल ये कि खान साहब तो 3 दिन पहले कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी के साथ हम इत्तेहाद नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी सूरत हाल में इत्तेहाद होगा कोई अब? नहीं जी, मुश्किल ही लगता है मुझे कि इत्तेहाद हो। ये तो अब इलेक्शन होंगे तो इलेक्शनों के बाद पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है जी। अभी तक तो जो मुल्क के हालात हैं आपके सामने, कि जिस तरह ईरान के साथ रही बार रही है हमारी, तो ये अब इलेक्शन अल्लाह करे हो जाए तो उसके बाद ये सवाल उठेंगे। अभी तक तो हमें खुद नहीं समझ आ रही क्या हो रहा है जी।
अच्छा, अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। सेनेटर बैरमन तंगी साहब, आपकी तरफ आऊंगी। सेनेटर साहब, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है बिलावल साहब ने आज दिया है, आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर करेंगे। और आपको पता है आज़ाद उम्मीदवार किस जमात के खड़े हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में अक्रॉस द बोर्ड। तो ऐसे में सेनेटर बैरमन तंगी साहब, तो फिर क्या पीटीआई के आज़ाद अरकान के साथ जो है वो हुकूमत बनाई जाएगी? जी जी देखिए, आपकी जो स्टेटमेंट है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आपकी जो बात है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो स्टेटमेंट है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज़ाद उम्मीदवारों की बात की है, न कि एक दहशतगर्द। बैरमन तंगी साहब की मुझे आवाज़ नहीं आ रही, उनकी आवाज़ चली गई है। बैरमन तंगी साहब की मुझे आवाज़ नहीं आ रही। मैं सरदार अब्दुर्रहमान की साहब की तरफ जाऊंगी। सरदार अब्दुर्रहमान साहब, नवाज शरीफ साहब कहते हैं 2017 में ना निकाला जाता तो आज मुल्क में खुशहाली होती, महंगाई ना होती। दूसरी जानिब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अभी पिछले 16 महीने की हुकूमत तो शहबाज शरीफ साहब की थी, तो फिर क्यों महंगाई हुई? और पीपल्स पार्टी खास तौर पे इस पे बहुत ज़्यादा वोकल नज़र आ रही है। शुक्रिया बीबी। ऐसा है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने सही कहा। देखें, एक होता है पायलट, मंझा हुआ पायलट होता है, जितने भी हालात खराब हों वो जहाज को अच्छे तरीके से टैकल करता है और संभाल लेता है। और एक अनाड़ी पायलट होता है जो मौसम साफ भी हो तो वो जहाज को हिचको ले और तमाम पैसेंजर्स को भी तकलीफें देता है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान को इस वक्त मंझे हुए सियासतदान और मंझे हुए मतलब है कि सीजन जिसको कहते हैं उस शख्स की जरूरत है, और वो मियां नवाज शरीफ से ज्यादा कोई भी नहीं है, क्योंकि उसको वजारत उज़्मा, वजारत आला और मुख्तलिफ वजारतों वजीर खजाना रहे हैं, तो उनको इतना वसी तजर्बा है कि इंशाल्लाह ये हचकोल दे खाते हुए जहाज को वो स्मूथ फ्लाइट पे ले आएगा। और जो अनाड़ी पायलट होता है, जो 2017 से लेकर जो उसने मुल्क का कबाड़ा किया, आज वो पता नहीं है अपने अमाल की वजह से अपने अंजाम को पहुंच रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत एक मुश्किल दौर था पाकिस्तान के लिए कि एक गलत आदमी की चॉइस करके उसको ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया गया। तो इंशाल्लाह 2024 का जो 8 फरवरी का सूरज है वो पाकिस्तान के लिए मियां नवाज शरीफ की शक्ल में एक नया सूरज तलू होगा। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बहुत ही कलील अरसे में ये मुल्क आपको तरक्की की राह पे गामजन नजर आएगा, क्योंकि ये इसके पास रिसोर्सेज तो बहुत हैं लेकिन उनका इस्तेमाल करने वाला तजर्बाकार आदमी चाहिए। और मैं फिर भी यही कहूँगा कि सबसे ज्यादा कोई आपको इतना तजर्बाकार नजर नहीं आएगा। जैसे कि बिलावल साहब कह रहे हैं कि जी हम गवर्नमेंट बनाएंगे हल्का 127 से, तो मैं कहता हूं कि बिलावल साहब अभी स्टूडेंट हैं, वो उस्ताद इस जगह पे नहीं ले सकते, उसको फिलहाल तालिब इल्म ही रहना चाहिए। जैसे कि उसके वालिद साहब ने फरमाया कि उसको अभी उसकी सीखने की उम्र है, ना कि सिखाने की उम्र है। तो सिखाने की उम्र वाले लोगों को इस वक्त पाकिस्तान की बागडोर संभालनी चाहिए, इसको इस मंझधार से निकालना चाहिए। जी बैरमन तंगी साहब, आपको आवाज आ रही है? ये आपकी आवाज आ रही है? तो अब मैं चाहूंगी रिस्पॉन्ड कर दें। देखिए, जहाँ तक मेरे भाई का ताल्लुक है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अभी तालिब इल्म रहना चाहिए। क्या मेरे भाई को याद नहीं है कि जब मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो एज ए प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ खड़े होकर पार्लियामान में और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मुखातिब करके कहा था कि एज ए फॉरेन मिनिस्टर आपने पाकिस्तान के इमेज को पूरी दुनिया में मजबूत बनाया। क्या इनके वज़ीर आज़म ने ये नहीं कहा था कि इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो रोल है वो बहुत कंस्ट्रक्टिव है और उसने पाकिस्तान के नाम को रोशन किया? तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक नौजवान एनर्जेटिक क्वालिफाइड लीडर हैं और वो इंशाल्लाह इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे और हर एक पार्टी को हक है।
मेरे भाई को भी हक है कि वो अपनी लीडर के बारे में वज़ीर आज़म बनी की बात करे, लेकिन जो हकीकत है हम उसको इस्तेमाल कहेंगे। हम हकीकी बात अवाम को बताएंगे कि इस वक्त जो विजन है, पॉलिटिकल विजन, और जो पॉलिटिक्स है, जो पार्लिमानी सियासत का महवर है, वो बिलावल भुट्टो सरदारी साहब है। अच्छा, इसमें मेरा जो सवाल था उस पर भी रिस्पॉन्ड कर दें सेक्रेटरी बैरमन तंगी साहब। आज़ाद उम्मीदवारों वाली जो बात है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है जो कि बिलावल साहब ने की है, और इसका एक ही नुक्ता नज़रिया है कि आज़ाद उम्मीदवार किस सियासी जमात के खड़े हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, सबको पता है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से। तो फिर क्या इस सारी सूरत हाल में PTI के साथ जो है वो की जाएगी वर्किंग रिलेशन? अच्छा, मैंने चूँकि एक ब्रेक पे भी जाना है, एक ब्रेक के बाद वापस आऊँगी, फिर आपसे जवाब लेती हूँ। ठीक है। बैरमन तंगी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? सेनेटर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी सुन रहा हूँ। अच्छा सेनेटर साहब, सवाल मेरा वही था, आज़ाद उम्मीदवारों वाला, जवाब कर दे दें जी। देखिए, आपने जो आज़ाद उम्मीदवारों की बात की है और जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो स्टेटमेंट की थी, देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर और इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की बात की है। उस दहशतगर्द ग्रोह के साथ और दहशतगर्द ग्रोह के सरबराह के साथ बैठने की बात नहीं की। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 में भी इत्तेहादी जमातों की मदद से अपोजिशन लीडर के साथ तावन करके उसने हुकूमत चलाई है और 5 साल मुद्दत पूरी करके इस मुल्क को 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के रेस्टोरेशन अटारे तरमीम का तोहफा दिया है। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी हमेशा कंसेंसस की सियासत करती है और जमहूरी जमातों की मदद से इस मुल्क की और अवाम की खिदमत करते हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तशद्दुद ग्रोह की बात नहीं की, उस ग्रोह की बात नहीं की जिसने 9 मई में अफवाज पाकिस्तान के डिग्निटी पे वार किया, उसकी बात नहीं की। ना उस जमात की बात की है जिसने कोर कमांडर हाउस और जना हाउस को जलाकर राख कर दिया है। उस जमात की बात थी कि जिसने न्यूयॉर्क, मेरीलैंड और वर्जीनिया में अफवाज पाकिस्तान और एसआई के खिलाफ फ्लैक्स लगा के उनको कमजोर और तकसीम करने की कोशिश की है। उनसे बैठने की बात नहीं की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सिर्फ आजाद उम्मीदवारों के साथ और जमहूरियत पसंद जमातों के साथ हुकूमत बनाने की बात की है, जो कि ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है जो इस पर यकीन रखती है। लेकिन सेनेटर बैरमन तंगी साहब, आपको नहीं पता कि आजाद उम्मीदवार इस दफा कौन सी सियासी जमात के खड़े हो रहे हैं पूरे मुल्क में 90%? देखिए अगर ये इस जमात के लोग होते और इन जब बल्ला न मिलता तो ये इलेक्शन में हिस्सा न लेता। आज वो पाकिस्तान के आजाद लोग हैं, आजाद उम्मीदवार हैं और वो आजाद उम्मीदवारों में मुहिब वतन लोग होंगे, उस उम्मीदवारों में जमहूरियत पसंद लोग होंगे और जो जमहूरियत पसंद लोग, जो मुल्क पसंद लोग, जो पाकिस्तान के वफादार लोग हैं, उनके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले हैं। और हम यकीन रखते हैं कि जो जमहूरियत पसंद लोग हो, जो मुहिब वतन लोग हो, जो पार्लिमानी निजाम पे यकीन रखते हैं, उन लोगों के साथ हम आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। अच्छा, अब इस पे जी अब इस पे थोड़ी सी इस पे भी बात कर लेंगे। केपी में जो हुआ है आज, ये भी बड़ा अहम मामला है। केपी में हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी पहले भी और रही हमेशा से, इतने टाइम से 7 सालों में। अब ऐसी सूरत हाल में आज वहाँ सीट एडजस्टमेंट के लिए आप लोगों ने एक मुश्तरका फ़ैसला किया, सारी जमातें जमा भी हुई, चारों जमातें थी, PP, ANP, नून लीग, JUIF सारे, लेकिन उसमें आज कोई नतीजा अखज़ हुए बग़ैर ही वो ख़त्म हो गई मीटिंग। तो और फिर जो तर्जुमान है आपके नून लीग के इख्तियार वली साहब, वो कह रहे थे कि जी सीट PMLN के वो कहते हैं कि जी सीट एडजस्टमेंट में पंजाब ज़्यादा सीटें मांग रही थी।
ये जो सारी सिचुएशन पीपल्स पार्टी ने अलग बताया कि जी क्या हुआ है, तो ये पीपल्स पार्टी के तर्जुमान कह रहे हैं कि दीगर पार्टियों का हर उम्मीदवार समझते हैं कि वो जीत रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी। अब ये सारी सूरत हाल में जब 4 जमातें, इंपॉर्टेंट जमातें जो 16 महीने भी इकट्ठी होकर करती रही हुकूमत, वो एक सूबे में इकट्ठा नहीं हो पा रही हैं एक मौक़िफ़ पे, तो फिर आगे क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, आपको याद है कि उसने पहले ऐलान किया था कि पीपल्स पार्टी किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे और तीर के निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन ये भी साथ कहा था कि अगर किसी सूबे में, किसी डिवीजन में पार्टी के जो जिम्मेदारान हैं अगर वो महसूस करते हैं तो सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन सीट एडजस्टमेंट के लिए तमाम पार्टी के अपना मंशूर, अपना मैनिफेस्टो, अपना प्रोग्राम होता है और वो कोशिश करते हैं, लेकिन जब सीट एडजस्टमेंट नहीं होती है तो फिर हर एक पार्टी का हक है कि वो अपने निशान पे इलेक्शन लड़े, और जब इलेक्शन हो जाए तो इलेक्शन के बाद भी उसको फिर इत्तेहादी हुकूमत के लिए इत्तेहाद की बात होती है, ये सीट एडजस्टमेंट की बात होती है, और फिर वो इलेक्शन इत्तेहादी जो 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 हुकूमत होती है वो इत्तेहादी हुकूमत की बात होती है। तो ये बात की बात है, लेकिन सीट एडजस्टमेंट के लिए हर एक पार्टी की अपनी एक सोच होती है कि अगर मुमकिन है तो हम सीट एडजस्टमेंट के लिए आगे बढ़े, लेकिन जहां पर पार्टी का नुकसान होता है, जहां पर वर्कर की रिजर्वेशन होती है, तो फिर पार्टी जो जिम्मेदारान है वो सीट एडजस्टमेंट नहीं करते, बल्कि फिर वो इंडिपेंडेंट अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करके अपने निशान पे इलेक्शन लड़ते हैं। ठीक हो गया। बजाज खान नियाजी साहब, आपकी तरफ वापस आऊंगी। बजाज साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है बजाज जी साहब, आपकी आवाज। जी बजाज साहब, सवाल मेरा वो ये, केपी में बड़ा स्ट्रॉन्ग आपका होल्ड रहा है हमेशा से, काफ़ी अरसे से। इस वक्त सीट एडजस्टमेंट के लिए सारी जमातें आपके खिलाफ मुतहद होकर आज मुलाकातें कर रही थी, लेकिन वो मुलाकातें बेनतीजा ही निकली हैं अनफॉर्चुनेटली, जिसका बेनिफिट ऑफ कोर्स आपको जा रहा होगा। केपी में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? बजाज खान नियाजी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा, मेरे ख्याल से उनसे हमारा डिस्कनेक्ट हो गया है। मैं सरदार अब्दुल रहमान साहब की तरफ जाऊंगी। सरदार अब्दुल रहमान साहब, ये केपी में क्या हुआ है? वहाँ पे मुलाकातें आपकी जो है वो बेनतीजा निकल गई हैं, तो केपी में कैसे टफ टाइम देंगे पीटीआई को? सरदार साहब, आपको आवाज आ रही है? सरदार अब्दुल रहमान साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? सरदार साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? सरदार अब्दुल रहमान साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? अच्छा, सरदार अब्दुल रहमान साहब की भी मुझे आवाज़ नहीं आ रही, और बहुत अहम मामला है, आम इंतखाबात का मामला है, जिसमें सिक्योरिटी इंतजामात की निगरानी के लिए भी आज तो फाइनल कमेटी कायम कर दी गई है। इसी सूरत हाल में जहां ओवरऑल सिक्योरिटी के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं, ऐसे में केपी की सूरत हाल क्या होगी, ज़रा उनकी तरफ जाती हूँ। सरदार अब्दुल रहमान साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। सरदार अब्दुल रहमान साहब, ये केपी की सूरत हाल पे बात हो रही है। अभी जैसे मैंने बहरा तंगी साहब से भी पूछा है, आज सीट एडजस्टमेंट के लिए सारी जमातें बैठी सर जोड़ के, लेकिन बेनतीजा ही मुलाकातें निकल गई। तो केपी में सूरत हाल, फिर इसका मतलब अगर आप लोग की सीट एडजस्टमेंट नहीं हो रही और किसी मामले पे बात नहीं बन रही, तो फिर पीटीआई ही समझे, क्या समझे, क्योंकि पीटीआई को टफ टाइम देने के लिए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए आज का सेशन, जो कि बेनतीजा निकला है। नहीं, ऐसी सूरत हाल नहीं है कि केपी जो है ना बिल्कुल पीटीआई है और वहाँ पे कोई और नहीं। देखिए, हमारी पार्टियों की मीटिंग जरूर हुई है और इंशाल्लाह आप देखेंगी कि मुस्तकबिल करीब में इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत आपको एक गुलदस्ता मिलेगा, जो केपी में भी हम इंशाल्लाह एक खूबसूरत सी मखलूत हुकूमत बनाएंगे। अच्छा सरदार साहब, एक तरफ तो चले ये केपी का मामला है, दूसरी जानिब जिस तरह से पीपल्स पार्टी तो तेज लहजे में सारे आपके ऊपर तोपे तानी हुई है। बिलावल साहब बार बार कह रहे हैं बलूचिस्तान, क्योंकि आपका खुद का ताल्लुक बलूचिस्तान से, इसलिए सवाल इसलिए भी कर रही हूँ, उन्होंने कहा बलूचिस्तान की तरक्की रुकी ही सिर्फ और सिर्फ एक शख्स की वजह से, जिनका नाम नवाज शरीफ है। उन्होंने बार बार बिला वास्ता नवाज शरीफ साहब पे इल्ज़ामात की बौछार की है, और पिछले एक हफ्ते से वो बार बार टारगेट कर रहे हैं इस बात पे कि अगर अब भी वो नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो बलूचिस्तान की तरक्की का पहिया रुक जाएगा। क्या वाकई ऐसा है? जी नहीं, मैंने आपको पहले भी गुजारिश की ना कि एक अनाड़ी के हाथ में जो है ना नाव कश्ती देना या एक जहाज देना, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी
तरक्की होगी। एक मंजे तो देखें, बलूचिस्तान की तरक्की दो अजलास ने की है। मैं यहाँ पे धड़ल्ले से कहूँगा कि एक अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, जनरल मुशर्रफ के दौर में बेइंतहा तरक्की की है बलूचिस्तान में, हाईवेज बने हैं और बहुत सारी बंदरगाहें बनी हैं। और दूसरा, मियाँ नवाज शरीफ के दौर में सी पैक आया है और इतना काम जो नवाज शरीफ के दौर में बलूचिस्तान में तरक्की के हवाले से हुआ है, कोई भी मरकजी हुकूमत, चाहे वो मीर जफरुल्लाह खान जमाली जो बलूचिस्तान का सपूत था, वो भी वो काम नहीं कर सका जो मियाँ नवाज शरीफ या मियाँ शहबाज शरीफ के ज़माने में हुआ। अब सैलाब की सूरत हाल में देखें कि मियाँ शहबाज शरीफ ने लंबे बूट पहन के वो उस जगह पे गया है जहाँ पे लोग अपनी जिंदगी को कभी खतरे में डाल के नहीं जाते। ये तो सिर्फ हमारे लीडरशिप का कमाल है, या इस मुल्क की जो है ना अफवाज पाकिस्तान जो अपने खून से इसकी आबियारी कर रहे हैं इस मुल्क की, वो लोग उन मुश्किल जगहों पे गए हैं जहाँ पे कोई जाने का तस्वर नहीं करता है, वहाँ पे जाके लोगों के गम में और मुसीबत में शामिल हुए हैं और इमदाद दी है। इसी तरीके से मियाँ नवाज शरीफ ने एक टूटे हुए बलूचिस्तान को, मेरा ख्याल है को 80% उसकी जो है ना जो ऑर्गन टूटे हुए थे उनको जोड़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के बलूचिस्तान में और माजी के जो पुराने मरकजी हुकूमतें बनी है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मैं कहता हूँ कि बिलावल साहब, आपको हम ज़रूर अपनी हुकूमत में शामिल करेंगे, मरकज़ में अच्छे ओहदे पर लाएंगे, लेकिन इस शर्त के साथ कि मियाँ नवाज शरीफ के रहनुमाई, और जैसे कि आपके वालिद ने कहा कि आपकी सीखने की उम्र है, सीखें। ये 4 किताबें पढ़ने से कोई आलिम नहीं बन जाता है, बल्कि ज़िंदगी एक तजर्बा है, तजर्बागाह है। और यहाँ पे जो तजर्बों से गुजरे हुए लोग हैं, जिन्होंने दुख देखे हैं, गर्म हवाएं देखी हैं, ठंडी हवाएं देखी है, उनके साथ आप चलें। अभी आप सीखें, आपकी बड़ी उम्र पड़ी है, हम लोग तो अभी ये उम्र के उस स्टेज पे पहुंच गए जहाँ पे हम तजर्बा ही तजर्बा रखते हैं। आप उम्र के उस मकाम पे हैं जहाँ पे आपको एक एक सीढ़ी चल के आपने एक मंजिल पे पहुंचना है, और मंजिल बुजुर्गों की और तजर्बाकार लोगों की वो गाइडेंस से, रहनुमाई से ही आप हासिल कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड में पढ़ने से या लंदन में रहने से कोई जो है ना आलिम फाजिल नहीं बन सकता है, ना एक कामयाब सियासतदान बन सकता है। तो मैं गुजारिश करूंगा बिलावल को कि आप नवाज शरीफ के पोतों की जगह पे, बेटे की जगह पे हैं, आप उस सीखें कि सियासत होती क्या है और कैसे की जाती है। उसके बाद जब आप देख लें कि आप अभी आलिम की डिग्री आपको मिल गई या फाजिल की डिग्री मिल गई, फिर आप मौज़िन बन जाएं या इमामत पे आ जाएं। इस वक्त आपकी उम्र मुक्तदी की है, इमामत की नहीं है। और इमाम जो है ना आपको मियाँ नवाज शरीफ जैसा जब मिल रहा है, तो मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा आप खुशकिस्मत कोई नहीं होगा कि आप उसकी इमामत कबूल करते हुए खूबसूरत मुक्तदी बन जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सदाब रहमान साहब आपका, सेंटर बैरमन तंगी साहब आपका, बजाज खान न्याज़ी साहब, तीनों मज़ीद मेहमानों का शुक्रिया। नाजरीन, कौन इलेक्शन में जीतेगा और कौन हारेगा इसका फैसला तो 8 फरवरी ही बताएगा। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान